पिछले टर्न पर अपन लोग सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ देख रहे थे। आज अपन देखेंगे विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। नियोक्ता द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती हैं, जिसमें पहला है मोटर कार की सुविधा, फर्राश मानी स्वीपर, फर्राश, माली, चौकीदार अथवा निजी नौकर की सुविधा, गैस, बिजली अथवा पानी की सुविधा, मुफ्त अथवा रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा, और लास्ट में आता है यात्री परिवहन के कारोबार में लगे हुए नियोक्ताओं द्वारा अपने कर्मचारियों को मुफ्त अथवा रियायती दर पर यात्रा की सुविधा। ये विशिष्ट कर्मचारियों के कर योग्य अनुलाभों के 5 पॉइंट हैं। पर ये इनको देखने से पहले आप ये भी देखें कि विशिष्ट कर्मचारी अपन किसको कहें। विशिष्ट कर्मचारी वैसे सामान्य रूप से देखने से लग रहा है कि वो एक ऐसा कर्मचारी है जो औरों से कुछ अलग है, कुछ विशेषताएं हैं और वो उसमें ये विशेषताएं इस तरह से हो सकती हैं। अगर ये विशेषताएं मिलती हैं तो अपन उसको विशिष्ट कर्मचारी कहेंगे। जैसे पहला है वो कंपनी का संचालक भी हो। वो कर्मचारी ऐसा हो जो अपनी कंपनी का संचालक हो, यानी वो कंपनी का डायरेक्टर हो। ये ए पॉइंट है, तो उसको विशिष्ट कर्मचारी अपन मान सकते हैं। फिर बी पॉइंट है कि ऐसा कर्मचारी जिसका कंपनी में सार्वजनिक हित हो। सार्वजनिक हित को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, SUBSTANTIAL, सब्सटेंशियल यानी सार्वजनिक हित, या इसको कह सकते हैं पर्याप्त हित। ऐसा कर्मचारी जिसका उस कंपनी में पर्याप्त हित हो। पर्याप्त हित कब मानते हैं? पर्याप्त हित उस कर्मचारी का तब मानते हैं जब उस कर्मचारी के पास में उस कंपनी के 20% या अधिक वोटिंग राइट्स हों, यानी उसके पास में ऐसे अंश होने चाहिए जिससे उसको 20% या उससे ज़्यादा वोटिंग राइट्स मिल रहा है, तो वो विशिष्ट कर्मचारी की श्रेणी में आ जाएगा। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट था कि वो कर्मचारी कंपनी का संचालक भी हो। वो कंपनी का कर्मचारी भी है, संचालक भी है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा, उसका सार्वजनिक हित या पर्याप्त हित होना चाहिए। पर्याप्त हित कब मानते हैं वो देख लिया आपने। उसके पास 20% वोटिंग राइट होने चाहिए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि उस कर्मचारी की कर योग्य आय वेतन शीर्षक में कर योग्य आय सकल आय की बात नहीं है। कर योग्य आय का मतलब टैक्सेबल इनकम 50,000 रुपये या उससे अधिक होनी चाहिए, तो उसको विशिष्ट कर्मचारी कहेंगे। तो विशिष्ट कर्मचारी के आप लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिए। ये तीनों पॉइंटों में अगर कोई सा भी पॉइंट उसके ऊपर लागू होता है तो वो विशिष्ट कर्मचारी है। और विशिष्ट कर्मचारी अगर है तो कौन कौन से ऐसे अनुलाभ हैं जो उसके लिए कर योग्य होंगे, वो अनुलाभ बता दिए कि आप अगर ये सुविधाएं उसको मिलती हैं तो उसके लिए कर योग्य हैं, और अगर ये सुविधाएं मिल रही हैं और वो विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो उसके लिए कर योग्य नहीं है। एक बार पुनः देख लें इस बात को कि विशिष्ट कर्मचारी उसको कहते हैं जिसके पास से ये 3 तरह के पॉइंट जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो विशिष्ट कर्मचारी है। और फिर सुविधाएं कौन सी हैं जो केवल विशिष्ट के लिए कर योग्य हैं? उसमें मोटर कार और चौकीदार मिल जाए उसको, या माली की सुविधा मिल जाए, नौकर मिल जाए, या स्वीपर जिसको फर्राश कहते हैं वो, गैस, बिजली, पानी
या मुफ्त या रियायती दर पर शिक्षा की सुविधा मिल जाए, और या यात्री परिवहन के कारोबार में लगे हुए नियोक्ता हैं वो अपने कर्मचारियों को मुफ्त या रियायती दर पर यात्रा की सुविधा दें। ये अनुलाभ हो गए जो कर योग्य हैं केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। ये आपने देखा। फिर उसके बाद में कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो संबंधित धाराओं या नियमों के अनुसार करमुक्त होंगी, जिसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि यात्रा व्यय में सहायता, और इसको कहते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन। यात्रा व्यय में सहायता, अगर कर्मचारी कोई यात्रा करता है तो उसके संबंध में उसको सहायता दी जाती है, इसको अलग से देखेंगे अपन। और इसी तरह से चिकित्सा संबंधी सुविधाएं दी जाती हैं तो उनको अलग से देखना अपना। तो ये अपन ने बात करी है विशिष्ट कर्मचारियों के संबंध में कि कब तो विशिष्ट होगा, और अगर वो विशिष्ट है तो कौन सी सुविधाएं उसके लिए कर योग्य हैं। ये केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कर्मचारी विशिष्ट नहीं है और फिर भी ये सुविधाएं मिल रही हैं तो उसके लिए ये करमुक्त है। फिर उसके बाद में अपन ने शुरू में अनुलाभों को देखा, और ऐसे अनुलाभ देखे जो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। दूसरी कैटेगरी में उनके लिए देखा जो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य हैं। और तीसरी कैटेगरी अब भी अपन देख रहे हैं वो है करमुक्त अनुलाभ, टैक्स फ्री परक्विजिट्स, जो कर्मचारी के वेतन शीर्षक की आय में शामिल नहीं होते हैं, वो टैक्स फ्री हैं, और जिसको अपन ने कहा अनुलाभ, और इंग्लिश में कहेंगे आप परक्विजिट्स, PERQUISITES, परक्विजिट्स। ये कौन से करमुक्त अनुलाभ हैं ये आपको देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अनुलाभों की वैसे कोई अपने आप में पूर्ण लिस्ट नहीं है। तो आपको ये पूर्ण लिस्ट दे रखी है कि करमुक्त कौन से हैं, और करमुक्त जब ये हैं तो बाकी कर योग्य हैं, बाकी फिर सारे के सारे कर योग्य हैं, या तो सब के लिए हैं या फिर विशिष्ट कर्मचारियों के लिए हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये देखना है कि करमुक्त अनुलाभ कौन कौन से हैं जो सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त हैं। उसमें सबसे पहले आता है निम्न दशाओं में रहने के मकान की सुविधा। रहने के मकान की सुविधा करमुक्त हो सकती है, पर साथ में इन्होंने जोड़ दिया निम्न दशाओं में। और निम्न दशाओं में पहली दशा दी गई है वो ये है कि यदि कर्मचारी को मुफ्त रहने का मकान जो दिया गया है वो खान, जो माइनिंग का जो काम करते हैं वहाँ पर खान पर, या समुद्र तट पर, या तेल खोजने के स्थान पर, या बांध निर्माण के स्थल पर, या शक्ति का उत्पादन यानी पावर जनरेट करने की जो जगह है, या समुद्र तट से दूर कार्यस्थल पर कार्यरत हो, तो उसको जो मकान की सुविधा दी गई है वो करमुक्त है। और साथ ही ये कहा है कि वो मकान रिमोट एरिया में स्थित होना चाहिए, दूर दराज के स्थान में स्थित हो। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर शर्त ये लागू है कि मकान अस्थायी प्रकृति का हो। यानी आपको ध्यान रखने की बात यह है कि मकान की सुविधा करमुक्त तब होगी जब वो ऐसे कर्मचारी को दिया हुआ है जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहता है, रिमोट एरिया में रहता है, खानों पर काम करता है, या समुद्र तट पर काम करता है, या बांध निर्माण का काम करता है, तो उसके लिए मकान की सुविधा करमुक्त है। ये ए पॉइंट था मकान की सुविधा की करमुक्ति का। अब उसके बाद में बी पॉइंट है। बी पॉइंट में ये कहते हैं कि यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाए तथा कर्मचारी के पास दोनों स्थानों पर मुफ्त रहने का मकान हो, यानी नियोक्ता ने उसको दोनों स्थानों पर मकान दे रखा है, पुराने स्थान पर भी दे रखा है और नए स्थान जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ भी उसको रहने के लिए फ्री में मकान की सुविधा दे दी, तो ये कहते हैं ऐसी परिस्थिति में अधिक मूल्य वाले मकान की सुविधा, अधिक मूल्य वाले मकान की सुविधा 90 दिन के लिए करमुक्त होगी। यानी 3 महीने तक
अधिक मूल्य वाला जो मकान है उसकी सुविधा करमुक्त होगी। और बाद में अगर वो दोनों स्थानों पर ये सुविधा देता है तो दोनों दोनों मकान उसके लिए कर योग्य होंगे, कर्मचारी के लिए या करदाता के लिए। 90 दिन के लिए या 90 दिन के लिए या 3 महीने के लिए उसको कर मुक्ति मिल सकती है, वो अधिक मूल्य वाले मकान के संबंध में। ये बी पॉइंट। सी पॉइंट में एक परिस्थिति और है, कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर और रहने की सुविधा उसने नियोक्ता ने किसी होटल में दी हो, तो ऐसी स्थिति में होटल में अधिकतम 15 दिन के लिए सुविधा नियोक्ता दे सकता है। 15 दिन तक के लिए कर्मचारी के लिए करमुक्त अनुलाभ है। 15 दिन के लिए एक तरफ है, 90 दिन के लिए दे दी, फिर यहाँ अगर केवल होटल, मकान की सुविधा नहीं दी है, होटल में रहने की सुविधा दे दी है, तो होटल में रहने की सुविधा भी 15 दिन के लिए करमुक्त है। इसी तरह से फिर डी पॉइंट में है न्यायाधीशों को आवास की सुविधा। जजेज को जो आवास की सुविधा दी जाती है वो करमुक्त है। तो ये आवास की सुविधा हुई करमुक्त, जो सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ है, सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त है। आवास की सुविधा का पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद में दूसरा जो अनुलाभ है, करमुक्त अनुलाभ, वो होता है बिना ब्याज अथवा रियायती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा, विदाउट इंटरेस्ट, और कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन की सुविधा। इसके संबंध में ये बताया गया है कि अगर लोन की राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं है, 20,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है बिना ब्याज के या रियायती दर पर ब्याज के, तो वो सभी कर्मचारियों के लिए करमुक्त होगा। उसके बाद में बी पॉइंट है, अपन देख रहे हैं बिना ब्याज के ऋण की सुविधा। तो ऋण की सुविधा 20,000 रुपये तक दे सकता है। और बी पॉइंट में ऐसा ऋण के बारे में चर्चा की गई है जो किसी बीमारी के इलाज के लिए कर्मचारी ने लिया हो नियोक्ता से, लेकिन उस बीमारी का उल्लेख है वो आयकर नियमों के अंतर्गत होना चाहिए। सामान्य रूप से जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे कैंसर और एड्स, इनके संबंध में अगर नियोक्ता ने बिना ब्याज के या कम ब्याज पर कर्मचारी को लोन की सुविधा दी है, लोन की सुविधा दी है, तो ऐसी स्थिति में वो कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होगा। ये बी पॉइंट हो गए। तो 2 पॉइंट देखे अपन ने, मकान की सुविधा कम फ्री कब हो सकती है कर्मचारी के लिए, जब रिमोट एरिया में रहता है तब, और एक बिना ब्याज या कंसेशनल रेट पर लोन की सुविधा भी करमुक्त हो सकती है। कब हो सकती है? 2 परिस्थितियाँ, राशि लोन की 20,000 से अधिक नहीं हो या बड़ी बीमारियों के लिए नियोक्ता ने लोन दिया हो ये। और फिर तीसरा अनुलाभ जो करमुक्त है वो होगा नियोक्ता द्वारा संचालित शिक्षण संस्था में कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यानी नियोक्ता कोई स्कूल और कॉलेज चला रहा है जहां कर्मचारी के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं, तो ये कहते हैं ये सुविधा की लागत अगर प्रति माह प्रति बच्चा 1,000 रुपये से अधिक नहीं है तो करमुक्त होगी। यानी एक बच्चे के संबंध में लागत आनी चाहिए प्रति माह 1,000 रुपये की लागत हो नियोक्ता की, तो ये कर्मचारी के लिए करमुक्त होगी। और बच्चों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सामान्य रूप से आजकल बच्चों की संख्या 2 तक सीमित कर दी गई है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में बच्चों की कितनी संख्या है ये उसके ऊपर कोई सीमा लागू नहीं हो रही है। बस लागू जो सीमा है वो ये है कि उसकी जो नियोक्ता की जो लागत है वो प्रति माह प्रति बच्चा 1,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 1,000 रुपये से अधिक है तो वो कर योग्य हो जाएगी। फिर इसी तरह से कंप्यूटर और लैपटॉप की सुविधा अगर नियोक्ता ने कर्मचारी को दी है तो उसके लिए वो करमुक्त है। ये सारे के सारे अनुलाभ पढ़ रहे हैं अपन, करमुक्त अनुलाभ। और फिर उसके बाद में यात्रा व्यय में सहायता, यात्रा व्यय में सहायता वाला पॉइंट अपन आगे चल के अलग से लेंगे, और जो निर्धारित सीमा तक करमुक्त होता है। कर्मचारी यात्रा करता है, छुट्टियों में यात्रा करता है, और उस यात्रा के संबंध में नियोक्ता अगर कोई सहायता करता है तो करमुक्ति मिलती है। इसका अलग से हेडिंग में अपन अध्ययन करेंगे।
और फिर उसके बाद में और आगे वाला जो करमुक्त अनुलाभ है वो है विदेश में दी गई सुविधा। यदि कोई भारत सरकार का कर्मचारी है जो भारत सरकार के आदेशानुसार निर्देशानुसार भारत के बाहर सेवा कर रहा है, तो विदेश में उसको जो सुविधा दी गई है जो भारत में नहीं दी जाती, तो ऐसी परिस्थिति में वो सुविधा उसके लिए करमुक्त है, विदेश में दी गई। और फिर इसी तरह से घर से कार्यालय आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, अगर नियोक्ता कर्मचारी को घर से केवल ऑफिस जाने के लिए और आने के लिए वाहन की सुविधा देता है तो वो करमुक्त होगी। नेक्स्ट है रिफ्रेशर कोर्स, प्रशिक्षण आदि की सुविधा। अगर नियोक्ता अपने कर्मचारी को कोई ट्रेनिंग के संबंध में सुविधा देता है या उसको कोई रिफ्रेशर कोर्स कराता है या कोर्स कराता है तो ऐसी सुविधा कर्मचारी के लिए करमुक्त है। इसी तरह से कार्यालय के कार्य को करने के लिए कई तरह की पत्र पत्रिकाओं की आवश्यकता होती है। अगर वो पत्र पत्रिकाएं नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान करवाई जाती हैं तो करमुक्त होंगी। और फिर उसके बाद में अगली सुविधा आती है चिकित्सा सुविधाएं। चिकित्सा सुविधाओं को भी अपन जैसे ये यात्रा व्यय में सहायता देते हैं, वैसे ही चिकित्सा की जो सुविधाएं दी वो अलग से अपन आगे उनको करेंगे, अलग से करना उसको। चिकित्सा सुविधाएं कब करमुक्त होंगी, कब कर योग्य होंगी, ये अलग से एक हेडिंग में अपन करेंगे अभी। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना में नियोक्ता अगर कोई अंशदान करता है, सामूहिक बीमा योजना ग्रुप इंश्योरेंस में अगर कर्मचारी का अंशदान नियोक्ता चुकाता है तो वो कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होता है, पर आपको देखना पड़ेगा कि वो ग्रुप इंश्योरेंस हो। और इसी तरह से नियोक्ता कर्मचारी के संबंध में अगर कोई दुर्घटना बीमा पॉलिसी, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और प्रीमियम का भुगतान करता है तो वो भी कर्मचारी के लिए करमुक्त है। नेक्स्ट इसके बाद में है नियोक्ता द्वारा कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक सामान एवं कार को छोड़कर, ये तीन चीज़ें छोड़ दीजिए, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक सामान और कार को छोड़कर अन्य कोई चल संपत्ति है जिसको 10 वर्ष काम में लेने के बाद में कर्मचारी को बिना मूल्य के हस्तांतरण की जाती है तो वो कर्मचारी के लिए करमुक्त है। 10 साल तक उस चल संपत्ति को नियोक्ता ने काम में ले लिया, बाद में कर्मचारी को हस्तांतरित कर दी तो उसके लिए उस सुविधा का मूल्य 0 होगा। लेकिन इसमें शामिल क्या क्या नहीं है, इसमें कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक सामान और कार शामिल नहीं है। और इसी तरह से फिर टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन की सुविधा निजी उपयोग के लिए भी अगर नियोक्ता देता है तो वो करमुक्त है। और फिर उसके बाद में सामूहिक मनोरंजन की सुविधा, कर्मचारियों को सबको एक साथ सामूहिक मनोरंजन की सुविधा अगर नियोक्ता ने प्रदान कर रखी है तो वो भी उसके लिए करमुक्त है। और लास्ट में आता है कर्मचारी को स्वयं को या उसके बच्चों को शिक्षा के व्ययों के लिए दी गई छात्रवृत्ति, कोई स्कॉलरशिप अगर दी जाती है तो वो भी करमुक्त होती है। थैंक यू।